अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थ्रेशिंग और वर्किंग सेट मॉडल के एमसीक्यूज़। तो इनके एमसीक्यूज़ करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि थ्रेशिंग और वर्किंग सेट होता क्या है। तो थ्रेशिंग एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा टाइम पेजिंग की स्वैपिंग को लगा देता है और जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है हमारे सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा कम होती है। यानी कि जब प्रोसेस अपना बहुत सा टाइम पेजेस की स्वैपिंग में लगा दे तो हम इसको कहते हैं थ्रेशिंग। याद रखिएगा, जो थ्रेशिंग है वो डायरेक्टली लिंक करती है मल्टी प्रोग्रामिंग से, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से डायरेक्टली लिंक करती है थ्रेशिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि कितने प्रोसेस एक टाइम में हमारी मेमोरी में मौजूद हैं। ठीक है, कितने प्रोसेस एक टाइम में हमारी मेमोरी में मौजूद होंगे, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब जितने ज़्यादा प्रोसेस हमारे रैम में होंगे, सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ती जाएगी। और हमारा सीपीयू क्या चाहता है? हमारा सीपीयू और हम यही चाहते हैं कि हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को रैम में लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम रैम में सारे प्रोसेस को नहीं लेकर आ सकते। यानी हम अपने प्रोसेस को पूरे का पूरा उठाकर रैम में नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि हमारी रैम जो है वो लिमिटेड है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करते हैं और बारी बारी इन पेजेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करते हैं इन रैम में। ठीक है, रैम में बारी बारी इनको हम स्वैप इन और स्वैप आउट करते हैं। अब होता क्या है कि अगर मैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाना चाहती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैं अपनी मेन मेमोरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को लेकर आऊँगी और मैंने अपने प्रोसेस को तो डिवाइड किया हुआ है इनटू पेजेस। तो मैं एक टाइम पे क्या करती हूँ कि मैं रैम के अंदर P1 का पेज 1, P2 का पेज 1, P3 का पेज 1, P4 का पेज 1, यानी हर प्रोसेस के पेज 1 को ले आती हूँ। इससे मेरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो बढ़ गई, लेकिन अब क्या होगा? हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में इस तरह हो कि P1 को अपने आप को एग्जीक्यूशन के लिए पेज 2 की ज़रूरत पड़े, इसी तरह P2 को भी अपनी एग्जीक्यूशन को जारी रखने के लिए पेज 2 की ज़रूरत पड़ेगी। और वो पेज 2 कहाँ पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज पर। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट होगा और जैसे ही पेज फॉल्ट होगा हमारा सिस्टम जो है वो रुक जाएगा और पेज फॉल्ट की सर्विसेज को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पेजेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करेगा तो वहाँ पर हमें थ्रेशिंग का सामना करना पड़ता है। यानी एक प्रोसेस को अपने आप को पूरा करने के लिए दूसरे पेज की ज़रूरत है और जब वो दूसरे पेज को लेने जाएगा तो ज़ाहिर बात है पेज फॉल्ट होगा। और जब पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा होने लग जाए, पेज यानी स्वैप इन और स्वैप आउट बहुत ज़्यादा होने लग जाए, तब हमारे सिस्टम में थ्रेशिंग आ जाती है। हमारा जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाती है बढ़ने की बजाय, क्योंकि सीपीयू का ज़्यादा टाइम स्वैप इन और स्वैप आउट में ही गुजर जाता है। तो अगर हम इसको एक ग्राफ से देखें, तो अब अगर इस ग्राफ को गौर से देखें तो जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग बढ़ाते हैं, यानी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती है, हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के बाद देखें, यहाँ पे सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो यूटिलाइजेशन है वो कम होती चली जाती है। तो इस पॉइंट को हम थ्रेशिंग कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट ज़्यादा हो जाता है और पेज हिट कम हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रेशिंग आ जाती है। तो ये तो था थ्रेशिंग। अब हमने ये देख लिया कि थ्रेशिंग में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पेजेस जो हैं स्वैप इन हो रहे हैं, स्वैप आउट हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट हो रहा है। इस पेज फॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से सीपीयू की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, तो वहाँ पे थ्रेशिंग होती है। अब हमने थ्रेशिंग को हर सूरत में रोकना होता है अपने सिस्टम के अंदर, जिसके लिए हम एक मॉडल यूज़ करते हैं जिसको हम वर्किंग सेट मॉडल का नाम देते हैं। अब हम वर्किंग सेट मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। जो हमारा वर्किंग सेट मॉडल है ये कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेलिटी पर बेस करता है। तो अगर हमने वर्किंग सेट मॉडल को समझना है तो हमें लोकेलिटी को भी समझना पड़ेगा।
और लोकेलिटी को भी अंडरस्टैंड करना होगा। अब हम देखते हैं लोकेलिटी का मतलब क्या है। लोकेलिटी मीन्स सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिव टुगेदर। लोकेलिटी का क्या मतलब है कि किसी प्रोसेस या प्रोग्राम की लोकेलिटी हमें ये बताती है कि एक टाइम में कितने पेजेस एक्टिव होंगे, कितने नंबर ऑफ पेजेस एक प्रोसेस के एक्टिव होंगे। यानी कि यहाँ पर एक्टिव का क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस एक प्रोग्राम के काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लोकेलिटी। और लोकेलिटी मॉडल हमें ये बताता है कि प्रोसेस जो होता है वो एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी जो है वो मूव करता रहता है। यानी जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट लोकेलिटी पर मूव करता है। तो इस एक प्रोसेस के जो उसे सेट ऑफ पेजेस चाहिए, तो एक टाइम में उन सेट ऑफ पेजेस की रिक्वायरमेंट कोई और होती है और दूसरे टाइम 2 में उन सेट ऑफ पेजेस की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। हम इस लोकेलिटी को एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल है इंट टी, और हमने एक फंक्शन बनाया है फंक्शन टी और फंक्शन एच। अब जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ लोकेलिटीज़ को डिफ़ाइन करता है किसी भी प्रोग्राम की, तो वो पेजेस एलोकेट करता है। तो वो कैसे एलोकेट करेगा, वो इस फंक्शन को अलग सेट ऑफ लोकेलिटी बनाएगा और जो फंक्शन एच है इसकी अलग सेट ऑफ लोकेलिटी जो है वो बनाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो हमारा फंक्शन टी है, जैसे ये हमारा फंक्शन टी है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पेजेस असाइन करता है 1 2 3 4, और जो हमारा फंक्शन एच है इसको जो पेजेस असाइन होते हैं वो होते हैं 1 5 6। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर देता है पेजेस। अब जब फंक्शन एच कॉल होगा, जब फंक्शन टी कॉल होगा, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो किस सेट ऑफ लोकेलिटी में होगा, वो 1 2 3 4 पेजेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो यानी ये इसकी सेट ऑफ लोकेलिटीज़ हैं। और उसके बाद जब फंक्शन एच एग्जीक्यूट होगा तो वो मूव हो जाएगा किसी दूसरे सेट ऑफ लोकेलिटी में जो कि क्या है 1 5 6। तो इस तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो मूव करता है लोकेलिटी टू लोकेलिटी, यानी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन मूव करता है। तो पहले फंक्शन की लोकेलिटी ये थी और दूसरे फंक्शन की लोकेलिटी ये थी। तो इस तरह ये है लोकेलिटी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह वर्किंग सेट मॉडल में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्किंग सेट मॉडल में यूज़ होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि लोकेलिटी क्या होता है। एक टाइम में जो एक्टिव पेजेस होते हैं वो उनको हम लोकेलिटी कहते हैं। अब जब हम वर्किंग सेट मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक पैरामीटर यूज़ करते हैं जिसको हम डेल या डेल्टा कहते हैं। और ये जो डेल्टा है ये डिफ़ाइन करता है वर्किंग साइज़ विंडो को। ठीक है, कि हमारी वर्किंग साइज़ विंडो क्या है। और यहाँ पे वर्किंग साइज़ विंडो का क्या मतलब है कि हमारे एक्टिव पेजेस एक टाइम में कितने हैं, ये हमें बताएगा वर्किंग साइज़ विंडो। ठीक है, यानी जो हमारी वर्किंग साइज़ विंडो है, ये जो डेल है वर्किंग सेट मॉडल के अंदर, ये जो डेल पैरामीटर है ये हमें ये बताएगा हमारे एक्टिव पेजेस कितने हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कंसिडर करती हूँ कि मेरे पास ये पेज रेफरेंस मौजूद हैं। ये मेरे पास पेज रेफरेंस हैं, यानी ये आप पेज रेफरेंस का मतलब क्या है, ये पेजेस मेरे पास मौजूद हैं। और मेरा जो विंडो साइज़ है वो मैं कंसिडर करती हूँ कि वो 5 है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि मेरा विंडो साइज़ जो है जो डेल है वो 5 है और जो मेरे एक्टिव पेजेस हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। तो अब एक टाइम T1 में मेरा जो वर्किंग सेट होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट 5 पेजेस होंगे। ठीक है, देखिए 2 6 6 2 1, क्योंकि मैंने ये साइज़ क्या लिया 5, तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर लूँगी 5 पहले फर्स्ट 5 पे। तो T1 टाइम में मेरा जो वर्किंग सेट है वो है 2 6 1 2 6 1, ऐसे कि क्योंकि 2 जो है वो 2 दफ़ा आया है तो मैं एक दफ़ा ही लिखूँगी। 6 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा ही लिखूँगी। इस तरह जो मेरा T1 टाइम पे वर्किंग सेट बना वो क्या बना 2 6 1। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ टाइम T2 पे मेरा वर्किंग सेट क्या है, तो वो क्या बनेगा, वो भी इसी तरह 5 में मिलाकर तो मैं क्या कर लूँगी 7 और 1। 7 कैसे देखेंगे, यहाँ पे 7 3 टाइम्स था रिपीट हो रहा था, एक टाइम लिखा, 1 रिपीट हो रहा था, मैंने एक टाइम ही लिखा। तो मैं इस तरह 5 5, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर मैंने डेल लिया था वो 5 लिया था, यानी वर्किंग साइज़ विंडो
जो मैंने वर्किंग साइज़ विंडो ली थी वो मैंने 5 ली थी और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना वर्किंग सेट जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। अब मैंने अलग अलग से वर्किंग सेट अपने प्रोसेस का निकाल लिया कि T1 पे मेरा वर्किंग सेट ये था और T2 पे मेरा वर्किंग सेट ये था। अब मैं इन वर्किंग सेट को जमा कर लूँगी तो मेरे पास टोटल वर्किंग सेट आ जाएगा। जैसे अगर मैं इनको 261 और 71 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास आएगा 26141, इसलिए मैंने एक टाइम लिखा क्योंकि वो दोनों में रिपीट हो रहा था। तो इस तरह हम अपने किसी भी प्रोसेस का जो है वो डेल मालूम कर सकते हैं। डेल हमारे पास टोटल वर्किंग सेट है कि डेल मालूम कर सकते हैं हम अपने प्रोसेस के अलग अलग पहले हम अलग अलग वर्किंग सेट मालूम करेंगे और फिर हम उनको प्लस कर टोटल जो है वो डेल मालूम कर लेंगे कि हमारा टोटल वर्किंग सेट मॉडल में डी यानी कि डेल की अमाउंट कितनी आई है। तो ये जो डेल की अमाउंट आनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस डेल की अमाउंट से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इस डेल की अमाउंट से ही हम थ्रेशिंग को कम या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा जो अभी हमने पिछले मॉडल में ये हमने डी पढ़ा है, ये जो डेल्टा लिया है इसका जो साइज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये साइज़ जो था ये 5 रखा था, तो ये जो वर्किंग साइज़ मॉडल है इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ये हमने टू मच स्मॉल ले लिया यानी ये बहुत ज़्यादा छोटा ले लिया तो क्या होगा कि हमारे जो लोकेलिटी के सारे पेजेस होंगे वो इसके अंदर नहीं आ सकेंगे। ठीक है, एक टाइम में जो हमारे एक्टिव पेजेस हैं वो इसके अंदर नहीं आ सकेंगे। और इसी तरह अगर हमने ये बहुत ज़्यादा ले लिया तो जो इनएक्टिव पेजेस हैं ये अपने अंदर उनको भी ले आएगा। तो इसलिए इसका मुनासिब साइज़ का होना इस सिलेक्शन इस डेल्टा का जो सिलेक्शन है उसका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग सेट को इम्प्लीमेंट करता है। स्टूडेंट, हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में हमने ये देख लिया कि किस तरह हम वर्किंग सेट निकालते हैं। एक टाइम में जो एक्टिव पेजेस होते हैं हम उनको प्लस कर अपना एक प्रोसेस का हमारे पास वर्किंग सेट आ जाता है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में तमाम वर्किंग सेट को प्लस कर एक डी निकाल लिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करता है हर प्रोसेस के वर्किंग सेट को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करेगा कि जो भी प्रोसेस आएगा उसका डेल कितना है, उसका वर्किंग सेट कितना है, और फिर जितना उसका वर्किंग सेट होगा इसके अकॉर्डिंगली वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन फ्रेम में मेन मेमोरी में फ्रेम एलोकेट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा वर्किंग सेट 3 आता है तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन फ्रेम के अंदर इस प्रोसेस को 3 फ्रेम जो है वो एलोकेट कर देगा, और एलोकेशन के बाद 3 फ्रेम एलोकेशन के बाद अगर कोई और फ्रेम रह जाता है तो वो किसी दूसरे प्रोसेस को दे देगा। तो इस तरह हमारा जो वर्किंग सेट है ये काम करता है। तो मेन हमने इसमें चीज़ क्या देखी, ये जो डेल की अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये डेल लेस हुआ यानी अगर ये डेल कम होता है अवेलेबल फ्रेम से तो हम एडिशनल प्रोसेस को अपनी मेन फ्रेम के अंदर यानी मेन मेमोरी में लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये डेल्टा ज़्यादा हुआ एम्प्टी फ्रेम से तो क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास जो अवेलेबल फ्री फ्रेम है वो 2 और हमारे पास जो वर्किंग सेट में डेल आता है वो है 5। अब 5 डेल ज़्यादा है और 2 फ्रेम कम है तो फिर क्या होगा? हमारा प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सस्पेंडेड प्रोसेस को नोट कर लेगा और बाद में जब भी फ्रेम अवेलेबल होंगे तो दोबारा से उस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो इस तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्किंग सेट को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूँ कि ये जो डेल है अगर ग्रेटर देन हुआ मेन मेमोरी से तो फिर क्या होगा? थ्रेशिंग अकर होती है। अगर हमारा डेल यानी डेल वर्किंग सेट का जो टोटल है वो अवेलेबल फ्रेम से ज़्यादा आता है तो वो थ्रेशिंग हो सकती है। तो हमारी यहाँ पे पॉलिसी क्या होगी कि अगर डेल ग्रेटर हो मेमोरी से तो हम एक प्रोसेस को सस्पेंड कर देंगे और जब हमारे पास फ्रेम अवेलेबल होंगे तब हम उस प्रोसेस को मेमोरी में आने देंगे। इस तरह हम थ्रेशिंग को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि वर्किंग सेट मॉडल जो है वो थ्रेशिंग को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन ये बड़ा एक
क्लमसी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मॉनिटर करना वर्किंग सेट मॉडल को, हर प्रोसेस के वर्किंग सेट मॉडल को मॉनिटर करना। तो इस एक और मेथड भी हमारे पास मौजूद है थ्रेशिंग को रोकने के लिए, वो है पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मेथड। ये जो पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मेथड में हम लोग एक ग्राफ मेंटेन करते हैं और इसमें हम दो बाउंड्स बनाते हैं, एक हमारे पास अपर बाउंड होती है और एक होती है लोअर बाउंड। हमारे पास यहाँ पे पेज फॉल्ट रेट है और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं। जब हम नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास जो है पेज फॉल्ट जो है वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि हमें मालूम है कि जब हम नंबर ऑफ़ फ्रेम ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो डिक्रीज़ होता है, और जब हम नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को कम कर देते हैं तो हमारा पेज फॉल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपर बाउंड में पहले अपर बाउंड हमें क्या बताएगा कि अगर हमारे पास जो है पेज फॉल्ट ज़्यादा हो रहा है। देखिए अपर बाउंड में हमारे पास पेज फॉल्ट ज़्यादा हो रहा है, और क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कम है। तो हम जब भी अगर हमारा प्रोसेस अपर बाउंड में आता है तो हम अपने प्रोसेस को नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो हैं वो एलोकेट कर देंगे, यानी कि इंक्रीज़ कर देंगे उसके नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, किसी और प्रोसेस से फ्रेम्स लेकर उसको दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है अपने प्रोसेस के जो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं वो उसको एलोकेट कर देंगे, यानी इंक्रीज़ कर देंगे नंबर ऑफ़ फ्रेम्स। और अगर हमारा प्रोसेस लोअर बाउंड में आ रहा है, लोअर बाउंड का क्या मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्रेम्स ज़्यादा हैं और पेज फॉल्ट कम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे एलोकेटेड फ्रेम, उस प्रोसेस के जो एलोकेटेड फ्रेम्स हैं उनको डिक्रीज़ कर देंगे, और डिक्रीज़ कर कर ये जो फ्रेम्स हैं हम किसी और प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे। तो पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी में हम क्या कर रहे हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर हमारा प्रोसेस अपर बाउंड में जाएगा तो हम नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर हमारा प्रोसेस लोअर बाउंड में जाएगा तो हम नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को डिक्रीज़ कर देंगे। क्योंकि जब हमारा प्रोसेस लोअर बाउंड में जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास फ्रेम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उससे वो जो ज़्यादा फ्रेम्स हैं वो ले लेंगे। और जब हमारा प्रोसेस अपर बाउंड में जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, उसके पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कम है, तो हम उससे उसको न्यू फ्रेम्स एलोकेट कर देंगे। तो इस तरह भी हम थ्रेशिंग को रोकते हैं, यहाँ पे भी हम थ्रेशिंग को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे पास थ्रेशिंग, और हमने उसको किस तरह मिनिमाइज़ किया थ्रू दी वर्किंग सेट और पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से अब अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम इसके एमसीक्यूज़ करते हैं। अब प्रोसेस इज थ्रेशिंग इफ़, अगर एक प्रोसेस थ्रेशिंग में होता है तो क्या होता है, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ पेजिंग। तो जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा टाइम वो पेजिंग में गुजार देता है। थ्रेशिंग डैश दी सीपीयू यूटिलाइजेशन, जब भी थ्रेशिंग होगी तो इससे सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगी। व्हाट इज़ लोकेलिटी, जैसे कि वर्किंग सेट मॉडल में मैंने आपको लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था कि ये लोकेलिटी का क्या मतलब होता है, एक सेट ऑफ पेजेस दैट एक्टिवली यूज्ड टुगेदर, के ऐसे पेजेस जो एक्टिव होते हैं एक टाइम में, हम उन्हें कहते हैं लोकेलिटी। व्हाट इज़ सब रूटीन, व्हेन अ सब रूटीन इज़ कॉल्ड, जैसे ही सब रूटीन कॉल्ड होगी डिफाइंस अ न्यू लोकेलिटी। जैसे कि अगर आप वो एग्जांपल देखें तो जब फंक्शन एच कॉल होता था तो हमारा जो लोकेलिटी कॉल होती थी वो एच की लोकेलिटी कॉल होती थी, और जब फंक्शन टी कॉल होता था तो टी की लोकेलिटी कॉल होती थी। तो जब भी सब रूटीन कॉल होगी वो अपनी लोकेलिटी को डिफ़ाइन करेगी, हर फंक्शन की अपनी अपनी लोकेलिटीज़ होती हैं। अ प्रोग्राम इज़ जनरली कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट लोकेलिटीज़ विच में ओवरलैप, एक जो प्रोग्राम होता है उसमें कई लोकेलिटीज़ हो सकती हैं। जैसा कि हमने लोकेलिटीज़ के प्रोग्राम के एग्जांपल में देखा था, एक फंक्शन एच की लोकेलिटी थी, एक फंक्शन टी की लोकेलिटी थी। तो एक प्रोग्राम में कई लोकेलिटीज़ हो सकती हैं, और जो बारी बारी जो हैं इन लोकेलिटीज़ में हमारा प्रोग्राम जो है वो मूव करेगा। यहाँ पे उसने आपको एक वर्किंग सेट का मॉडल दिया है और आपसे पूछा है कि इसके अंदर डेल्टा वर्किंग सेट मॉडल में हमने कंप्यूट करना है कि डी हमारे पास एक टाइम में क्या आएगा। अगर हमारे पास जो डेल्टा है यानी कि विंडो साइज़ जो है वो 10 है, तो हमारे पास जो टोटल वर्किंग सेट मॉडल की डेल है वो कितना आएगा। तो हमें पता है हमने कैसे निकालना है, हम फर्स्ट 10 पेजेस में का निकालते हैं। तो अगर हम फर्स्ट 10 पेजेस में देखें तो इसमें हमारे पास 1 है, 6 है, 5 है, 7 है, 2 है, तो इसका आंसर है सी। द एक्यूरेसी ऑफ द वर्किंग सेट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ, कहता है कि वर्किंग सेट
हम कैसे जो एक्यूरेसी है कि वर्किंग सेट हम किस तरह सही तौर पे निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं वर्किंग सेट साइज़ पे। जो हमने डेल का साइज़ लिया था 5, 10, इस साइज़ पर ही मुनसर करेगा वर्किंग सेट हम कितना एक्यूरेट जो है वो निकाल सकते हैं। इफ़ वर्किंग सेट विंडो इज़ टू स्मॉल, अगर वर्किंग सेट यानी जो हम डेल्टा ले रहे हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा कम हुआ, मसलन 2 हुआ, तो वो क्या करेगा, वो तमाम लोकेलिटी यानी वो जो एक टाइम में एक प्रोसेस को एक्टिव पेजेस चाहिए वो उनको उस लोकेलिटी में लेकर नहीं आ सकेगा। इसलिए विंडोज़ टू स्मॉल का ये नुकसान है। इफ़ वर्किंग सेट विंडो इज़ टू लार्ज, और अगर ज़्यादा हुआ तो इसमें क्या होगा कि इट में ओवरलैप सेवरल लोकेलिटीज़, तो ये कई लोकेलिटीज़ को अपने अंदर ले आएगा, वो लोकेलिटीज़ जो अभी एक्टिव भी नहीं है। हालांकि होना तो सिर्फ ये चाहिए था जो एक्टिव लोकेलिटीज़ हैं उनको ही मैं वर्किंग सेट मॉडल में लेकर आऊँ, लेकिन अगर मैंने वर्किंग सेट का मॉडल में डेल्टा ज़्यादा बड़ा रख दिया तो इससे क्या होगा, इससे मैं बहुत ज़्यादा जो मेरे प्रोसेस की जो सेवरल लोकेलिटीज़ हैं वो भी ओवरलैप हो जाएंगी, वो भी आ जाएंगी जो कि इनएक्टिव हैं। इफ़ द सम ऑफ द वर्किंग सेट माइनस इफ़ द सम ऑफ द वर्किंग सेट साइजेस इंक्रीजेस, अगर हम वर्किंग सेट के साइज इंक्रीज करें एक्सीडिंग द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल, तो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो हमारा डेल है, ठीक है, अगर जो हमारा डेल है एक्सीड कर जाए, ठीक है, अगर ये इंक्रीज़ कर जाए हमारे वर्किंग सेट से, ठीक है, तो अगर हमारा डी जो है वो मेमोरी से इंक्रीज़ कर जाए तो क्या होगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट अ प्रोसेस टू सस्पेंड। तो इसका क्या मतलब है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा और उसको सस्पेंड कर देगा। यानी अगर मेमोरी से ज़्यादा, अगर जो हमारा डी है वो मेमोरी से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को सस्पेंड कर देगा। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे वर्किंग सेट और थ्रेशिंग के एमसीक्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।